हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर यूक्रेन वॉर विद रशिया, इस हवाले से हम आज इसके मेन कॉजेज़ देखेंगे कि आखिर रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया, रशिया इस हवाले से क्या कहता है, और इसके अलावा यूक्रेन का भी बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर इन दोनों का आपस में मसला क्या है। हकीकी तौर पे हम तारीख़ी तौर पे भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ और भी हक़ाइक़ हैं उनको भी देखेंगे। मैं हूं मोहम्मद नौफिल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफिल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले तो हम ये सवाल देख लेते हैं। सीएसएस का साल था 2023 का, करंट अफेयर का पेपर था। सवाल आया, डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विच हैव कंसिडरेबल सोशो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वर्ल्ड, explain its devastating impact on Pakistan and its severe lesson for the country's survival। उर्दू में इस तरह से कह रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले की बुनियादी वजहें डिस्कस करें जिसके दुनिया पर सोशल, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक या जंगी असरात पैदा हुए। पाकिस्तान पर इसके तबाहकुन असरात बताएं और मुल्क की सलामती के लिए जो इंतहाई सबक मिला वो भी बयान करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि रशिया का जो ये हमला था, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं। तो चलें हम थोड़ा तारीख़ी तौर पे हिस्टोरिकली देखते हैं। तो ये आपके सामने इस वक्त मौजूदा यूक्रेन का वो नक्शा है जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा इसको रिकग्नाइज़ करती है। इसके अंदर आपको यूक्रेन भी नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ ये क्रीमिया जो इस वक्त रशिया ने अपने साथ जोड़ लिया है और उसने कहा है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन बहरहाल यूनाइटेड नेशंस के तहत तो ये इस वक्त भी जो है वो यूक्रेन का ही हिस्सा है। और इसके साथ साथ ये जो हिस्सा है, ये जो आपको ईस्ट वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इसका भी आधा पोर्शन जो है वो इस वक्त रशिया के ही कब्ज़े में है। लेकिन आप अगर इस पूरे नक्शे को देखें तो इसमें तीन कलर्स नज़र आ रहे हैं। एक ये हल्का सा थोड़ा ब्लूइश ग्रीन है, और ये ब्लूइश ग्रीन वो इलाका है जहाँ पे कि रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, ये रशियन बोलते हैं, इनका जो जुड़ाव है वो रशिया के साथ ज़्यादा है। और इसी की तरह से ये जो लाइट ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है जिसको आप ईस्ट सेंटर कहते हैं, और ये ईस्ट सेंटर जो है ये वो हिस्सा है जहाँ पे कि रशियन स्पीकिंग लोग डोमिनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूक्रेनियन भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी 59% जो है वो रशियन स्पीकिंग लोग ही डोमिनेट करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ईस्ट में ये 92% हैं और साउथ के अंदर जो है वो 84% है। और इसमें से ये जो क्रीमिया का सूबा है ये इस वक्त ऑलरेडी रशिया ने अपने पास जोड़ लिया है, अपने साथ मर्ज कर लिया है। हाँ, अलबत्ता ये जो यूक्रेन का सेंटर है जो कि येलो कलर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये रशियन स्पीकिंग लोग सिर्फ 25% हैं, 25% है, बाकी सारे यूक्रेनियन हैं। और वेस्ट के अंदर तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है परसेंटेज, और यहाँ पे तो प्योरली यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग हैं जो कि यूक्रेनी ज़बान ही बोलते हैं। तो ज़बान का जहाँ तक मामला है उस हवाले से अगर आप देखें तो आपको कौमियत का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कौम किस तरह से बस रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगले स्लाइड को देख लीजिए। सोवियत यूनियन बनने के बाद 1922 के अंदर रूसी सल्तनत के रूसी बोलने वाले यानी कि साउथ ईस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज सूबे नोरोसिया, ये देखें आप, अगर एरो आपको नज़र आ रहा है, नोरोसिया यूक्रेन के अंदर ले लिया गया। यानी कि चूँकि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा बन चुका था, तो अब सोवियत यूनियन ने अपने कुछ इलाके, जैसे कि नोरोसिया ये रशियन इलाका था, ये यूक्रेन को दे दिया, यूक्रेन के सूबे के साथ जोड़ दिया। ठीक है जी। इसके साथ साथ ही आपको पोलैंड नज़र आ रहा होगा, पोलैंड की साइड से भी कुछ इलाका सोवियत यूनियन को मिला जो कि प्योरली यूक्रेनियन स्पीकिंग इलाका था, जिसकी वजह से यूक्रेन मज़ीद बड़ा हो गया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यूक्रेनियन बोलने वाले एग्रीकल्चरल इलाके जो कि पहले पोलैंड का हिस्सा थे, वो सोवियत यूनियन में आने के बाद यूक्रेन का हिस्सा बन गए। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मौजूदा आज का जो यूक्रेन है ये दरअसल सोवियत यूनियन के बनने के बाद का यूक्रेन है। ये वो यूक्रेन है जो कि सोवियत यूनियन की एक स्टेट थी, सोवियत यूनियन का एक सूबा था यूक्रेन। और ये 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटता है तो उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो एक यूक्रेन नाम का एक नया मुल्क जन्म लेता है, जिसके अंदर ये क्रीमिया, जिसके अंदर ये वाला हिस्सा जिसको आप डॉनबास वाला इलाका कहते हैं, ये पूरा का पूरा, और फिर ये नोरोसिया जो कि हैवीली रशियन स्पीकिंग लोगों से, रशियन लोगों से आबाद है, ये इलाका भी यूक्रेन में चला जाता है 1991 में, और यूँ ये पूरा एक नया मुल्क बनता है जिसको आप यूक्रेन कहते हैं। ठीक है जी।
और ये यूक्रेन के अंदर इस वक्त जो जंग लगी हुई है, तो अगर आप ये देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये इस वक्त रशिया के कब्ज़े में आ चुका है। और ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से, बल्कि ये 2022 से पहले से ही रशिया के कब्ज़े में आ चुका था। और अब यहाँ से ही ये हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर रशिया। और क्रीमिया वाला सूबा तो बहरहाल यूक्रेन से रशिया ने हासिल कर लिया है। तो अब आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली नज़र आ रहा होगा कि क्या वजूहत है। इसके अलावा मैं आपको यहीं पे बता दूं कि कुछ वजूहत और भी हैं। याद रखिए कि रशिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में गैस को बेचता है, किसको? पूरे यूरोप को। ये भी एक मसला है गैस के हवाले से कि गैस की जो सेल है वो सारी की सारी इसकी यूक्रेन के ही रास्ते से हो सकती है। ठीक है जी, यानी कि गैस फ़रोख्त करने के हवाले से भी रशिया को यूक्रेन की जो है वो अहमियत का अंदाज़ा है कि यहाँ पे, क्योंकि रशिया आपको पता है कि पूरे यूरोप के अंदर गैस को बेचता है और बहुत बड़ी तादाद में रशिया की गैस की सप्लाई यूरोप में है और रास्ते में पड़ता है यूक्रेन। ठीक है जी, अब जैसे ही यूक्रेन बनता है तो यूक्रेनी गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है कि कैसे यूक्रेन को एक यूक्रेन बनाया जाए, क्योंकि इसका आधा हिस्सा तो तकरीबन जो है वो रशियन स्पीकिंग इलाका है और वो यूक्रेन था ही नहीं किसी भी सूरत में। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे 1991 के बाद यूक्रेनाइजेशन की एक पॉलिसी अपनाई यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने, और उसके तहत जो है वो सबसे पहले तो वहाँ पे यूक्रेनी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश करी उन लोगों के ऊपर भी जो कि यूक्रेनी नहीं बोलते थे और वो शुरू से रशियन थे। और ये वो इलाका था जिसको आप साउथ ईस्ट यूक्रेन कहते हैं। ठीक है जी, साउथ ईस्ट यूक्रेन पूरा का पूरा रशियन स्पीकिंग था। और ये बेसिकली नोरोसिया, मैंने आपको बताया कि ये वो इलाका था जो कि 1922 के बाद से रशियन एम्पायर ने दे दिया था यूक्रेन को। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो 1991 में आज़ादी हासिल करने के बाद यूक्रेन हुकूमत ने यूक्रेन की वाहिद रियासती ज़बान बनाने की यूक्रेनाइजेशन पॉलिसी अपनाई, जिसे सदर विक्टर यानुकोविच ने 2010 से 2014 तक ये यूक्रेन के सदर रहे। और ये रूस के हामी, यानी कि रूस की सपोर्ट हासिल किए हुए वो सदर थे जो कि यूक्रेन के ऊपर हुकूमत करते रहे। उन्होंने ये यूक्रेनाइजेशन की इस पॉलिसी को जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, यूक्रेन के सदर थे ये, और इन्होंने यूक्रेनाइजेशन की इस पॉलिसी को, जो कि 1991 से ही जारी थी, जब से यूक्रेन बना था तब से ये पॉलिसी बहुत जारी थी। तो 2010 में आने के बाद आगे चल के इन्होंने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया यूक्रेन से। और इस चीज़ को यूक्रेन के अंदर सदर यानुकोविच के जो मुखालफिन थे उन्होंने बहुत उछाला, और रूस की तरफ से भी रूसी बोलने वाली और रूस की तरफ झुकाव रखने वाली आबादी को तस्लीम करने का मुतालबा यूक्रेन की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था। तो यूँ सारा का सारा ये सिलसिला बनता चला गया। और आप देखते हैं कि आगे चल के सदर यानुकोविच जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो फिर यहाँ से फिर खुल्लम खुल्ला यूक्रेन और रशिया की आपको नज़र आती है अपोजिशन। और फिर रशिया जो है वो क्रीमिया के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है 2014 के अंदर। ये भी उसी के बाद हुआ, सदर यानुकोविच के बाद। ठीक है जी, अब इस वक्त क्या कंडीशन है, मैं साल 2023 के बिल्कुल एंड में ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। तो 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस यूक्रेन जंग 2014 में शुरू हुई थी। यह हमला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी यूरोपीय मुल्क पर सबसे बड़ा हमला है। अप्रैल 2023 तक तकरीबन 80 लाख यूक्रेनी इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कि अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं। मई 2023 के आते आते 8.2 मिलियन से ज़्यादा लोग मुल्क को छोड़ चुके हैं। यानी कि दो तरफ से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला शुरू किया। एक तो बेलारूस, जो कि रूस की एक पड़ोसी रियासत है और रूस के ही बहुत ज़्यादा ज़ेर असर है, तो उधर से रूस ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला किया। ये नॉर्दर्न यूक्रेन है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ जो है ये हमला जो है वो कहाँ से हुआ, ये डॉनबास नामी जो सूबा है यूक्रेन का, जो कि उसके ईस्ट में है, ये डॉनबास नामी सूबा जो यूक्रेन का है, ये भी ऑलरेडी रशिया के कब्ज़े में, और रशिया ने यहाँ से भी यूक्रेन के ऊपर हमला किया। ठीक है जी, रूस पहले ही 2014 में क्रीमिया यानी कि यूक्रेन का एक सूबा उस पर कब्ज़ा कर चुका है। सदर प्यूटन ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन पर न्यू नाजियों की हुकूमत है, जो कि यूक्रेन में रूसी माइनॉरिटी पर जुल्म कर रहे हैं। वहाँ रूस के
हमले के पीछे बुनियादी वजह 2014 में यूक्रेन में हामी रूसी हुकूमत सदर विक्टर यानुकोविच 2014 की बरतरफी या उनको हटाना था। यानी कि सदर यानुकोविच जो कि चाहते थे कि ये यूक्रेनाइजेशन की पॉलिसी ख़त्म हो जाए, और जो ये पॉलिसी 1991 से यूक्रेन में जारी थी, इसको सदर यानुकोविच ने ख़त्म कर दिया था, और ये उनकी अनपॉपुलैरिटी की जो है बहुत बड़ी वजह थी। तो ये मेरी एक प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो थैंक यू वेरी मच।